हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडीज़। इस चैनल पर हम आरबीएससी बोर्ड के साइंस का जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। फ्रेंड्स, हमने अपने 12 चैप्टर के ऊपर हम पहुंच गए थे, जिस पर हमने दो वीडियोस बना लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आज पढ़ेंगे स्टेप्स टेकन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे स्टेक होल्डर्स इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड देयर रोल। स्टेक होल्डर्स कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं फ्रेंड्स, जो कि किसी चीज़ के ऊपर अपना कंसर्न दिखाते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए वर्क करते हैं, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर। फ्रेंड्स, और उसके बाद इन फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए उनका क्या रोल होता है फ्रेंड्स, पहले उसके बारे में देखते हैं। हु आर स्टेक होल्डर्स फ्रेंड्स? A person or organization with a concern or an interest in something is called stakeholders of that thing। यानी कि उस चीज़ के ऊपर जो अपना कंसर्न दिखाना या उसमें अपना इंटरेस्ट लेना और उसको उसके लिए कुछ करना, वो होते हैं स्टेक होल्डर्स फ्रेंड्स, उस चीज़ के लिए। कौन सी चीज़ अभी हमको नहीं पता है, आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स। तो जब किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी पर्टिकुलर थिंग में इंटरेस्ट होता है या कोई बेनिफिट डिराइव होता है, तो उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को उस थिंग या स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। यानी कि जब किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेंड्स कोई पर्टिकुलर थिंग में कोई इंटरेस्ट हो जाता है फ्रेंड्स, और वो कोई बेनिफिट डिराइव करता होता है उससे उसको, तो उस पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन को उस थिंग का स्टेक होल्डर कहा जाता है। फ्रेंड्स, समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स को स्कूल से बेनिफिट मिलता है, तो स्टूडेंट्स आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ स्कूल। यानी कि जिसको जिस चीज़ से बेनिफिट मिलता है वो उसका स्टेक होल्डर्स होता है, होल्डर होते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक पॉइंट हो गया है। स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स एंड प्रिंसिपल को भी स्कूल से बेनिफिट मिलता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉलेज मिलती है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो स्कूल से जो प्रिंसिपल्स या टीचर्स होते हैं उनको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वेल करने के लिए मनी मिलती है फ्रेंड्स। तो वो दोनों ही एक तरीके से स्कूल के स्टेक होल्डर्स हुए फ्रेंड्स। अब स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो ये 4 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है लोकल पीपल, and then second part is forest department, third is industrialist and fourth is natural and wildlife activities। ये चारों स्टेक होल्डर्स है फ्रेंड्स, किसके? फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के प्रति जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर देखेंगे फ्रेंड्स। तो वाइल्ड लाइफ का जनरल मीनिंग ये माना जाता है कि जो जानवर जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बट वाइल्ड लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है जितने भी क्रिएचर्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड की 2% लैंड एंड 5% स्पीशीज़ इंडिया में प्रेजेंट है फ्रेंड्स। अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो उससे पहले तो हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो वाइल्ड लाइफ में हमने देखा कि जो जंगली जानवर होते हैं वो वाइल्ड लाइफ होते हैं फ्रेंड्स, फॉरेस्ट। लेकिन उसके अलावा भी वो जो क्रिएचर्स होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के नेचर में पाए जाते हैं, वो होते हैं वाइल्ड लाइफ। उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड के हिसाब से हमारे पास 2.42 या समथिंग लैंड है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो फ्रेंड्स। लेकिन हमारे पास वाइल्ड लाइफ कितनी है फ्रेंड्स? हमारे पास 5% वाइल्ड लाइफ है वर्ल्ड के हिसाब से। वर्ल्ड की 2% लैंड एंड 5% स्पीशीज इंडिया में प्रेजेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस ने इन वाइल्ड लाइफ के एग्जिस्टेंस पर डेंजर इम्पोज कर दिया है फ्रेंड्स। उनका शिकार कर करके, उनको हार्म पहुंचा के अपना यूज़ निकालना फ्रेंड्स, ऐसे करते करते ह्यूमन ने कुछ स्पीशीज़ को इंडेंजर बना दिया है, कुछ तो एक्सटेंट हो गए फ्रेंड्स, लुप्ती हो गई सीधा का सीधा। फिर अब रीजंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन के लिए क्या रीजंस हैं, क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है, तबाही की ओर बढ़ रही है फ्रेंड्स। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स।
हमारी ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है। इसी कारण फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ताकि इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए घर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो सके। फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट एक मिनट हो सके ये फॉरेस्ट ही वाइल्ड लाइफ का मेन हैबिटेट होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि उनका घर होते हैं। अगर घर ही नहीं होगा तो वो वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेंगे फ्रेंड्स, कहाँ से वाइल्ड लाइफ पनपेगी फ्रेंड्स। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन बींग्स की जैसे जैसे पॉपुलेशन इन दिनों बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग रेट है फ्रेंड्स। तो इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए रहने के लिए। ह्यूमन बींग्स बहुत सेल्फिश होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने बारे में सोचते हैं। सो पेड़ काट दिए, अपना घर बना दिया, पेड़ काट दिए, इंडस्ट्रीज लगा दी, पेड़ काट दिए, रेलवे बना दिया, फिर उसके बाद फॉरेस्ट के बीचों बीच एक सड़क निकाल दी, रोड बना दी फ्रेंड्स। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो करके डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, लार्ज वाटर प्रोजेक्ट्स जैसे कि बांकरा नागल प्रोजेक्ट, थारी, व्यास डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेस्ट को काटना पड़ता है फ्रेंड्स। डैम जो कि बड़े बड़े बनते हैं, बांध जिनको हम हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स, उनके डेवलपमेंट के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, जो कि हम फॉरेस्ट को कट करके लेते हैं। थर्ड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रक्ट हो रही है। सो अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है फ्रेंड्स, तो ये हम सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड्स कि ग्रीन हाउस क्या होती है। फिर भी एक बार देखिए, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो एयर पॉल्यूशन में अपना योगदान देने वाली गैसेस में CO2 भी शामिल होती है फ्रेंड्स। जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये एक लेयर फॉर्म कर लेती हैं, एंड जब सनलाइट अर्थ पर आती है तो वापस रिफ्लेक्ट भी होती है फ्रेंड्स। लेकिन CO2 की लेयर के कारण सनलाइट जो होती है फ्रेंड्स वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती है, ट्रैप होकर रह जाती है वहाँ पे। इस सनलाइट के कारण अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं फ्रेंड्स, एंड इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड, तो सोचिए, पूरी अर्थ एक सर्कल है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अर्थ एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बना दिए, वो है गैसेस की जो एक लेयर है फ्रेंड्स। तो सन उसको पूरी चीरते हुए अर्थ के पास आ जाती है, लेकिन वहीं से कुछ रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, कुछ हार्मफुल UV रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रेंड्स। तो वो रिफ्लेक्ट बैक जैसे ही होती है तो वो गैसेस उनको वहाँ से टकरा के दोबारा अर्थ पे भेज देती है, ताकि वो दोबारा रिफ्लेक्ट ही ना हो पाए और वो फिर वहाँ से बाहर नहीं जा पाती। इससे धीरे धीरे जो सन की हीट जो रेज उस पर आई थी और रिफ्लेक्ट होकर वापस गई थी, लेकिन वही रेज जो वापस रिफ्लेक्ट हो गई वो रेज धीरे धीरे करके टेम्परेचर को इंक्रीज करती रहती है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कहते हैं फ्रेंड्स। तो समझ में आया आपको। पोलर रीजन्स में कांच के घर यानी कि ग्लास हाउस बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करके प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं फ्रेंड्स। ये तो एक मेथड हुआ उनके तरफ पे, जब वो जहाँ हरियाली नहीं हो पाती, जैसे कि पोलर रीजन्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा धूप नहीं निकलती, लेकिन वहाँ के तब उनको भी तो कुछ चाहिए होगा ना फ्रेंड्स खाने के लिए। तो जो भी प्लांट्स को टेम्परेचर चाहिए होता है, एक कांच का पूरा घर बना देते हैं, उसके अंदर वो बहुत से प्लांट्स रहते हैं फ्रेंड्स। तो जब सन की जो रेज होती हैं उसके अंदर तो आती हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं जा पाती उस ग्लास को पार करके, और वो ग्लास उनको दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है उन प्लांट्स के ऊपर, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये सोचिए कि जो प्लांट्स हैं वो हो गई हमारी अर्थ, जो ग्लास है वो हो गई वो लेयर गैसेस की, और सन की हीट तो आ रही है फ्रेंड्स। तो जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसको ग्लास ने दोबारा रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। ये हुआ सिंपल सा एग्जांपल फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, माइनिंग एंड एसिड रेन से भी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा है फ्रेंड्स। अब एसिड रेन क्या होती है फ्रेंड्स, तो एसिड रेन वो रेन होती है जैसे कि जो हमारे इंडस्ट्रियल का धुआं जो होता है फ्रेंड्स, वो ऊपर धीरे धीरे जाता रहता है। फिर उसके बाद जो हमारा वाटर का pH होता है फ्रेंड्स, वो अगर 5.4 यानी कि इससे अगर कम हो गया तो एसिड रेन होती है फ्रेंड्स।
अब हम जानते हैं कि रेन जो होती है वो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, ठीक है ना। तो जैसे ही वो वहाँ से आई, मतलब कि ऊपर से जैसे ही आई, तो जो गैसीय जो पॉल्यूटेड जो गैसेज है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है फ्रेंड्स, उन ड्रॉपलेट्स के साथ, और वो ड्रॉपलेट्स हार्मफुल हो जाती हैं। उसकी वजह से कोरोनेशन हो रहा है फ्रेंड्स। किसका कोरोनेशन हो रहा है फ्रेंड्स? तो हम ये जानते हैं कि जो ताजमहल है वो धीरे धीरे इसकी वजह से पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। ये इसका आसानी से एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि ताजमहल का एग्जाम्पल 7th 8th 9th में भी हमने पढ़ रखा है, और धीरे धीरे पीला भी होता जा रहा है। सो अब हम पढ़ते हैं 5th पॉइंट की ओर, हंटिंग। हंटिंग का मतलब जानवरों को मारना अपने यूजेस के लिए। और 6th पॉइंट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो एसिड रेन में ही आ गया फ्रेंड्स, कि पॉल्यूशन जब हम ज़्यादा करते हैं तो एसिड रेन होती है। अब स्टेप्स टेकन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, अब ये हमारा मेन टॉपिक था आज का फ्रेंड्स, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए फ्रेंड्स? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, ये फुल फॉर्म आती है फ्रेंड्स वैसे। सो इसने क्या लिया, ने उन एनिमल की लिस्ट कलेक्ट की है जो या तो एक्सटिंक्ट है या एंडेंजर्ड है। ये लिस्ट एक बुक में कलेक्ट होती है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं फ्रेंड्स, RDB बुक कहते भी हैं इसको, रेड डाटा बुक। इसमें सारी की सारी वो एनिमल्स हैं जो कि खतरे के कगार पे हैं। सो उसके बाद IUCN ने एनिमल वाइल्ड लाइफ के मतलब कि वाइल्ड लाइफ के 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनके खतरे के कगार पे, कि एक्सटेंट हो चुकी है, पूरी लुप्त हो चुकी हैं, इंडेंजर्ड है, खतरे के कगार पे है, वो उसके बाद देखते हैं एक्सटेंट लुप्त होना, इंडेंजर्ड खतरे के कगार, वनरेबल स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड होने की कगार पे हो चुकी हैं वो और इंडेंजर्ड यानी कि उस कगार पे होने वाली हैं वो रेयर स्पीशीज। हम जानते हैं रेयर स्पीशीज वो स्पीशीज जो कि एक रेयर पर्टिकुलर जगह पे मिलती हैं। फिर उसके बाद अननोन स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जिनके बारे में हम जानते नहीं है लेकिन वो डेंजर जोन में आती जा रही हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सटेंट से। सो वो स्पीशीज़ जो लिव ही नहीं करती है, मींस जिंदा ही नहीं है, आर केप्ट इन दिस पार्ट, वो इस पार्ट में रखी गई है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या है? डायनासोर और डोडो बर्ड, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है हमारा एंडेंजर्ड, यानी कि वो एनिमल्स या स्पीशीज़ जो खतरे की कगार पर हैं। एग्जाम्पल लायंस एंड टाइगर, वाइट टाइगर फ्रेंड्स, टाइगर में भी वाइट टाइगर की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा खतरे की कगार पे है। वनरेबल स्पीशीज़ यानी कि वो स्पीशीज़ जो कि एंडेंजर्ड होने की कगार पे, यानी कि ये स्पीशीज़ अभी तक हैं तो सही, थोड़ी अमाउंट में है, लेकिन फिर वे धीरे से एंडेंजर्ड में हो जाएंगी, और एंडेंजर्ड की स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं हुई है हाल फिलहाल। अब रेयर स्पीशीज़ यानी कि वो स्पीशीज़ जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, जैसे कि पोलर बियर, पोलर रीजन पे ही मिलती है फ्रेंड्स। पांडा भी बहुत कम रीजन्स में मिलते हैं हमको। अननोन स्पीशीज़ यानी कि वो स्पीशीज़ जो अभी तक पता ही नहीं है, जिनका अभी तक हमको पता ही नहीं है, यानी कि एग्जाम्पल जब पता ही नहीं है तो एग्जाम्पल कहाँ से देंगे। सो फ्रेंड्स, इसका ये जोक है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज़ अभी तक हमारे कलेक्शन में नहीं आई हैं वो होती हैं अननोन, जिनके बारे में हम जानते नहीं है फ्रेंड्स। सो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाकर रखे हैं फ्रेंड्स। बहुत ऐसे बनवाए हैं फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हैं। सो उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, और सेंचुरीज़ के बारे में फ्रेंड्स। इन तीनों टॉपिक पे हम ध्यान देंगे कल। तो चलिए, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।